हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द हेल्थ कम्युनिटी पॉडकास्ट। आज हम लोग एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो जिसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन या क्वेश्चन या सजेशंस आपने काफी सारे लोगों से, आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के सुने होंगे, जो दरअसल पेट की बीमारियों से को रिलेट करती हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है आईबीएस। और ये टॉपिक पे बात करने के लिए हम आज बुलाना चाहेंगे डॉक्टर शशांक भानुशाली। वो एक कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, एंड अपार्ट फ्रॉम इस कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हिज प्रैक्टिस, ही इज आल्सो असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ मेडिकल कॉलेज एट श्री गंगानगर, राजस्थान। मैं एक बार वेलकम करना चाहूंगा डॉक्टर शशांक का। प्लीज वेलकम। एंड डॉक्टर शशांक, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। एंड हमारे जो पेशेंट्स हैं या जो हमारी जो ऑडियंस है, और जो इधर पेशेंट्स है या उनके केयर टेकर्स हैं या उनके नॉर्मल पीपल हैं, उनको ये डिजीज आईबीएस के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए और जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करके बहुत ही इंफॉर्मेशन, अच्छी इंफॉर्मेशन बहुत ही सटीक वे में और साइंटिफिक बैकअप के साथ देने के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। Good morning, everyone. I am Dr. Shashank. So today we will discuss regarding irritable bowel syndrome. परफेक्ट, थैंक यू सो मच। डॉक्टर, मुझे ना थोड़ा हम लोग एक बहुत ही बेसिक लेवल पे बात करेंगे, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है वो बहुत ही विलेज साइड और नॉर्मल पीपल है, जो उनको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी शायद नहीं पता होगी। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इस कन्वर्जेशन को बहुत ही बेसिक और बहुत ही रॉ लेवल पे डिस्कस करें, तो सारे लोगों को बहुत ही प्रॉपर इंफॉर्मेशन सटीक वे में मिल पाए। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि मुझे ये बताइए कि ये आईबीएस होता क्या है, बहुत ही सिंपल वे में। तो IBS को अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और अगर हिंदी में कहा जाए तो चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम कहते हैं इसे। तो बेसिकली ये एक ऐसी क्रॉनिक बीमारी है जिसमें पेशेंट को पेट में दर्द या डिस्कम्फर्ट रहता है, एंड जनरली ये डिस्कम्फर्ट स्टूल से रिलेटेड होता है। या तो स्टूल के टाइम होता है, या फिर जब यह पेट दर्द या डिस्कम्फर्ट होता है उस समय स्टूल की कंसिस्टेंसी, यानी कि स्टूल या तो नॉर्मल से कड़क हो जाता है, या नॉर्मल यूजुअल जो स्टूल है उससे पतला हो जाता है, और या फिर स्टूल की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। जैसे जो आदमी पहले दिन में 2 बार जा रहा था अब दिन में 5 बार जाने लगा, 6 बार जाने लगा। या फिर जो आदमी पहले हफ्ते में 7 डेज स्टूल पास करता था, अब वो हफ्ते में 3 या 4 डेज ही पास करने लगा। तो 3 थिंग्स होती है इसमें। एक तो होता है पेट में दर्द या डिस्कम्फर्ट, जो कि स्टूल के समय, स्टूल से जस्ट पहले या स्टूल के टाइम के आसपास ही होता है, स्टूल पास करने के टाइम के आसपास। उसके साथ ही इसमें या तो स्टूल के फॉर्म में चेंज होता है या स्टूल की फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है, तो उसे हम आईबीएस कहते हैं। और इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि कोई ऑर्गेनिक डिजीज, माने कि कोई अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल डिजीज जैसे कि पेट इंटेस्टाइन में अल्सर्स या इंटेस्टाइन की मैलिग्नेंसी, ये सब नहीं होती है, उसको हम आईबीएस कहते हैं। तो बेसिकली ये एक फंक्शनल डिजीज है। फंक्शनल डिजीज मतलब जब हम टेस्ट करेंगे तो हमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं मिलेगी, ऑल रिपोर्ट्स विल बी नॉर्मल, बट पेशेंट इज स्टिल हैविंग सिम्टम्स, सो दैट वी कॉल एज फंक्शनल डिजीज। सो बेसिकली इट इज अ क्रॉनिक फंक्शनल डिजीज, जो कि पेट दर्द या डिस्कम्फर्ट होता है जो कि स्टूल के साथ एसोसिएटेड हो, उसे हम आईबीएस कहते हैं। ओके। ये आपने बहुत ही अच्छे वे में आईबीएस को बहुत ही सटीक वे में आपने हमको समझाने की कोशिश की है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि अगर पेट के रिलेटेड बात करें, तो काफ़ी सारे पेशेंट्स या लोगों को काफ़ी सारी तकलीफ़ें होती हैं, कि कभी-कभार उनको फूड पॉइज़निंग हो गया, इसके लिए पेट में दर्द हो रहा है, या कुछ ज़्यादा ऐसा खा लिया है जहाँ पे कुछ पानी कम पिया है, उसकी वज़ह से पेट में दर्द हो सकता है। तो आप कुछ ऐसा डिस्कस कर सकते हैं या कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन-सी चीज़ें हैं, तो आईबीएस तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि कभी-कभार क्या होता है, जैसे कि आपने बताया कि स्टूल के टाइम पे थोड़ा बहुत दर्द होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, कंसिस्टेंसी चेंज होती है। बट क्या चीज़ें हम लोग कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये चीज़ तो आईबीएस नहीं है? तो पेशेंट को आइडिया रहे कि ओके, उनको आईबीएस है या नहीं है, तो दे कैन गो ऑन द नेक्स्ट स्टेप। बेसिकली बहुत सारी कंडीशन, कुछ अलार्म साइन होते हैं, अगर वो प्रेजेंट हैं तो फिर अनलाइकली है कि आईबीएस है, या फिर हमें ऐसे पेशेंट में पूरा इन्वेस्टिगेट करना होता है। ये अलार्म साइन होते हैं कि जैसे एज इज मोर देन 40 इयर्स, और या फिर पेशेंट को नॉक्टर्नल सिम्टम्स, यानी कि रात के समय दिक्कत ज्यादा होती है, या फिर स्टूल में ब्लड आ रहा है, या म्यूकस आ रहा है, या पस आ रहा है, या फिर फैमिली हिस्ट्री है
कि कोई कोलोनिक कैंसर या इंटेस्टाइन कैंसर की कोई फैमिली हिस्ट्री है, या पेशेंट को पहले कोई कोलोनिक डिजीज की हिस्ट्री रही है, या फिर वेट लॉस हो रहा हो। तो बेसिकली ये कुछ सिम्पटम्स हैं जो कि कहते हैं कि आईबीएस नहीं है, कोई ऑर्गेनिक डिजीज होने की संभावना ज्यादा है। इन्हें हम अलार्म साइन कहते हैं। ओके, लेकिन ये आपने अलार्म साइन बताए हैं। अभी ना लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है कि और उनकी जानकारी नहीं है। अवेयरनेस तो है लेकिन उनको पता नहीं है कि अगर उनको कॉन्स्टिपेशन है या नहीं है या डायरिया है या नहीं है, क्योंकि वो लोग ना मिसजज करते हैं। कभी-कभार वो दिन में 1 बार या 2 बार जाते हैं, लेकिन अगर किसी दिन उनको 3 या बार या 4 बार स्टूल के लिए जाना पड़ रहा है, तो वो उनको डायरिया कंसिडर कर लेते हैं। या 1 या 2 दिन उनको कंसिस्टेंसी नहीं मिल रही है प्रॉपर, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है। तो क्या ये सही टर्मिनोलॉजी है आइडेंटिफाई करने के लिए कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, या कुछ और उसके क्लासिफिकेशंस या क्राइटेरिया है? उसमें सबसे ईज़ी तरीका ये है कि हम पेशेंट से पूछ सकते हैं कि जब वो स्टूल जाते हैं, उन्हें क्या लगता है कि पेट पूरी तरह से साफ होता है या नहीं होता है? जैसे कुछ मरीज़ होते हैं, उनका पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता और बाद में उनको ज़रा-ज़रा सी स्मॉल अमाउंट स्टूल आते हैं, जो कि एकदम लिक्विड नहीं होते, सॉलिड स्मॉल अमाउंट स्टूल्स आते हैं और एक बार में पेट साफ नहीं होता। तो जनरली ये कॉन्स्टिपेशन होगा। इसे कई लोग डायरिया समझ लेते हैं कि मैं 4 बार स्टूल गया, 5 बार स्टूल गया, मुझे डायरिया है। जबकि ऐसा होता नहीं है, होता ये है कि जब वो पहली बार जाते हैं, उनका पेट साफ नहीं होता। फिर वो जोड़ लगाते हैं या कुछ भी खाना खाते हैं, उसके बाद उन्हें वापस जाना पड़ता है। तो उसे वो डायरिया समझ लेते हैं। अब उसमें समस्या ये है कि अगर उसे डायरिया समझ के डायरिया की मेडिसिन्स ले ली, तो पेशेंट के सिम्पटम्स और बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली पेशेंट से हम ये पूछते हैं, मतलब मेरा ये रहेगा कि पेशेंट से हम पूछेंगे कि जब आप फर्स्ट टाइम स्टूल जाते हैं तब कैसा आता है? उसमें आपको पूरी तरह से सैटिस्फैक्शन मिलती है या नहीं मिलती है? उसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम स्टूल्स जाते हो, जो नेक्स्ट 2, 3, 4 टाइम्स जितनी बार भी जाते हो, उसमें कितने उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है और अमाउंट कितनी है? अगर ओ पेशेंट मान लो फर्स्ट टाइम इस पेट अच्छे से साफ हो गया है, उसके बाद वो दोबारा 4-5 टाइम्स स्टूल जा रहे हैं, हर टाइम एकदम लिक्विड स्टूल आ रहे हैं, बहुत सारी वॉल्यूम आ रही है, तो वो आईबीएस डी माना जाएगा। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में भी आदमी बार-बार स्टूल पास करने जाता है, क्योंकि एक बार में पेट साफ नहीं होता। तो ये समझना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है। अंडरस्टूड। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर पेशेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया उनको कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है, लेकिन और कभी-कभार क्या होता है जब स्टार्टिंग में कॉन्स्टिपेशन या एक और डायरिया। बात ऐड करना चाहूँगा, सॉरी, मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि कॉन्स्टिपेशन डायरिया में एक ब्रिस्टल स्टूल स्केल इम्पोर्टेंट है डिसाइड करने के लिए कि कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया। तो ब्रिस्टल स्टूल स्केल अराउंड स्टूल की कंसिस्टेंसी के हिसाब से हमें बताता है कि कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है। तो इसमें लगभग 7 होते हैं। जो 7 होते टाइप जो 1 होता है एकदम वाटरी स्टूल होता है और टाइप 7 एकदम हार्ड पैलेट जैसे स्टूल्स होते हैं। जैसे कि हम एनिमल्स गोट और इनके होते हैं, मतलब पैलेट्स हिंदी में क्या कहेंगे उसे, गांठें आती है थोड़ी-थोड़ी। पैलेट्स अगर वो आ रहे हैं तो टाइप 7 है और अगर एकदम पानी आ रहा है तो टाइप 1 है। तो ये जो आपने टाइप 1 और टाइप 7 मतलब पूरा क्लासिफिकेशन टाइप 1 से लेके 7 है, तो अगर किसी को ये जानकारी चाहिए, तो वो कहाँ से मिल पाएँगी तो उनको? ये तो गूगल पे आप ब्रिस्टल स्टूल स्केल ढूँढ लेंगे, तो उसमें ही आपको मिल जाएगा पूरा स्केल। इमेजेस में जाके आप ढूँढ लेंगे तो आपको मिल जाएगा। परफेक्ट। सो इसी के ऊपर मेरा सवाल ये है कि आईबीएस में आपने सिम्पटम्स बताए, लेकिन जो कोई पेशेंट है या आम आदमी है, तो उनको पहले जज नहीं कर पाता कि ये मेरे लिए आईबीएस है या नॉर्मल डायरिया है या खाने की वजह से हुआ है। सो ऐसे कौन से जो अर्ली सिम्पटम्स होते हैं, जो कॉमन सिम्पटम्स होते हैं, जो पेशेंट्स को इग्नोर नहीं करने चाहिए कि ये शायद आईबीएस हो सकते हैं और उसको प्रॉपर्ली मेडिकेशन या ट्रीट नहीं किया गया, तो उनकी कंडीशन खराब हो सकती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वही है, फिर हम अलार्म साइन जो मैंने डिस्कस किए थे। अगर कोई भी अलार्म साइन प्रेज़ेंट है, जैसे कि एज मोर देन 40 इयर्स है फर्स्ट टाइम ऑनसेट पे, क्योंकि अगर कोई भी एल्डरली पेशेंट है तो उसमें अबव 40 है, तो वी नीड टू स्क्रीन फॉर पैथोलॉजीज़, मतलब हमें ऑर्गेनिक डिसीज़ ढूँढनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो एज हो गया। सेकंड थिंग हुआ कि अगर ब्लड आ रहा है स्टूल में, ब्लड या म्यूकस आ रहा है। अगर ब्लड या म्यूकस आ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अंदर पैथोलॉजी है। तो ऐसे पेशेंट में इन्वेस्टिगेट होना ज़रूरी है। थर्ड इज़ वेट लॉस हो रहा हो अगर पेशेंट को। फोर्थ इज़ अगर रूटीन टेस्ट पे अनीमिया हो रहा है, हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, तो वो भी एक मार्कर है। एंड नेक्स्ट इज़ इफ पेशेंट इज़ हैविंग कोई घर में कोई हिस्ट्री है इंटेस्टाइन की किसी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की, माने कि आईबीडी, इरिटेबल इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, पेट इंटेस्टाइन में अल्सर्स या इंटेस्टाइन में ट्यूमर,
ऐसी कोई अगर फैमिली हिस्ट्री है तो ऐसे पेशेंट्स को हमेशा चेक करना चाहिए कि हमें डॉक्टर को हमेशा कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक डिजीज होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है ऐसे मरीज। ओके। सो अगर पेशेंट को ये आइडेंटिफाई सिम्पटम्स कर दी हैं और वो ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे कि आपके पास कोई पेशेंट आता है, हम्म। तो आप उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? कोई टेस्ट होता है या कोई प्रोसीजर होती है या कोई स्टेप्स होते हैं या सिम्पटम्स के बेस पे ही आप आइडेंटिफाई करते हैं या कोई और भी तकनीक है जिसको आप एग्जीक्यूट करके पता लगा सकते हैं कि ये पेशेंट को आईबीएस है या नहीं है? अगर है तो कौन से टाइप का है? बेसिकली आईबीएस एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, उसके लिए हमें कोई टेस्ट नहीं चाहिए। जो मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये होता है कि जो अलार्म साइन मैंने डिस्कस किए, उसका होना बहुत ज़रूरी है। मतलब उसका नहीं होना, सॉरी। अलार्म साइन के बारे में पूछना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारी हिस्ट्री में यही फ़ोकस रहता है कि हम रूल आउट करें कि कोई ऑर्गेनिक डिज़ीज़ ना हो। तो वो अगर कोई भी अलार्म साइन प्रेज़ेंट है, तो फिर अनलाइकली है कि आईबीएस है और हमें उसे और इवैल्यूएट करना पड़ेगा। सेकंड थिंग इज मोस्टली जो रोम फोर क्राइटेरिया है, जो मैंने आपको शुरू में हमने बात की थी कि जो पेट दर्द या डिस्कम्फर्ट होता है स्टूल के साथ, और उसके साथ या तो स्टूल की कंसिस्टेंसी या फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है। अगर ये चीजें प्रेजेंट है और कोई अलार्म साइन नहीं है पेशेंट का, तो हम उसे सेफली आईबीएस डायग्नोस कर सकते हैं। ओके। मेरा अगला सवाल ये है कि ये आईबीएस जो बीमारी है, जो कोई और बीमारी के साथ भी कोरिलेटेड है? जैसे कि अगर मुझे कोई इन्फेक्शन हुआ है या अगर मुझे कोई फूड पॉइज़निंग हुआ है, क्या ये सब बीमारी की वजह से भी आईबीएस हो सकता है या इसके कोई और कॉजेज़ है कि नॉर्मल हेरेडिटरी से आता है, जेनेटिक से आता है या खाने की वजह से होता है या इन्फेक्शन की वजह से होता है? उसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? बेसिकली आईबीएस मल्टीफैक्टोरियल बीमारी है। उसमें कुछ तो जेनेटिक फैक्टर्स हैं। जेनेटिक फैक्टर्स जैसे इंटेस्टाइन में जो इलेक्ट्रोलाइट्स या वाटर एब्जॉर्प्शन के जो चैनल्स हैं, उनमें कोई इश्यू होना, या फिर नर्व्स का कोई इश्यू होना। मतलब बेसिकली सेंसिटिव, आईबीएस बेसिकली सेंसिटिव नर्व्स है। तो ऐसा कोई भी फैक्टर जो कि जेनेटिक फैक्टर है। सेकंड एनवायरमेंटल फैक्टर है कि हमारे जो फूड में आ रहा है, कोई चीज़ फोडमैप डाइट है, ज़्यादा मिल्क इंटेक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल इंटेक है, या फिर जो कंटेमिनेटेड वाटर की इंटेक है, वो, ये दूसरा फैक्टर है। तो इनके बीच में कॉम्प्लेक्स कोरिलेशन होता है। हर कोई, किसी को आईबीएस डेवलप नहीं होता। सारे फैक्टर एक साथ होंगे तभी आईबीएस डेवलप होगा। और दूसरी बात, 30% ऑफ आईबीएस इन्फेक्शन के बाद ही होता है, तो उसे हम पोस्ट इन्फेक्शियस आईबीएस कहते हैं। और हमारे इंडियन सिनेरियो में ये बहुत कॉमन है, क्योंकि फूड कंटेमिनेशन और फूड अडल्ट्रेशन, बेसिकली मल्टीपल चांसेस होते हैं एब्डोमिनल इन्फेक्शंस के। एंड अराउंड 30% ऑफ आईबीएस इज पोस्ट इन्फेक्शियस आईबीएस ड्यू टू इन्फेक्शंस। ओके। जैसे आपने बताया कि इंडिया में ना 30% पोस्ट इन्फेक्शन आईबीएस का होना मिला जाता है। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि आपने काफ़ी सारे पेशेंट्स देखे हैं। आपने ऑलमोस्ट 10 से 15,000 पेशेंट्स आईबीएस के पेशेंट्स को ट्रीट किया है, उनको कंसल्ट किया है। तो आज के समय में आपको क्या लगता है कि अगर ये आईबीएस का जो डिसीज़ है, वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? अगर बढ़ रहा है, तो कौन से एरिया में, अगर अर्बन एरिया में ज़्यादा लोग पेशेंट्स आपको मिलते हैं या रूरल एरिया में मिलते हैं या कोई पर्टिकुलर एपिडेमियोलॉजी में भी कोई कोई फैक्टर है जिसको आप कंसीडर करते हैं कि ये यहाँ से पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं, ये एरिया में से पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं और हाउ दे कैन अवॉइड इट? बेसिकली रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में ये बीमारी कॉमन है। रूरल एरिया में कारण ये है कि जनरली वाटर सप्लाई जो होती है वो अच्छी नहीं होती, और जनरली लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो आरओ या रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर, यूवी वाला, मतलब बेसिकली वाटर ट्रीटमेंट के जो भी ऑप्शन है वो सब फॉलो नहीं होते। और अर्बन एरिया में डिजीज ज्यादा कॉमन है, क्योंकि एक तो अर्बन एरिया में अवेयरनेस ज्यादा है अपने सिम्टम्स को लेके, समस्या को लेके। सेकंड थिंग इज अर्बन एरिया में फूड अडल्ट्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। और थर्ड एरिया है कि अर्बन पॉपुलेशन बेसिकली उनका लाइफस्टाइल भी अच्छा नहीं है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, पूरा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है। एंड अदर थिंग इज एडिक्शन। सो स्मोकिंग, अल्कोहल एंड दीज एडिक्शंस कैन आल्सो इंक्रीज द चांसेस ऑफ आईबीएस। ओके। जैसे कि आपने बताया कि अलग-अलग फैक्टर्स हैं। अगर इन्फेक्शन की वजह से भी आईबीएस हो सकता है, एडिक्शन की वजह से भी हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। तो मेरा एक क्वेश्चन ये था, क्योंकि काफ़ी सारे
काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर आप कोई और बीमारी से पीड़ित हो और अगर आप उसकी दवाइयाँ ले रहे हो और उसकी वजह से आपके स्टमक में या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होती है। अगर आप कोई पेन किलर या एनएसएआइड्स मेडिसिन ले रहे हो और उसकी वजह से आपके जीआई ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम होता है, क्या इसकी वजह से आईबीएस होने के चांसेस हो सकते हैं? बेसिकली ये जो भी पेन किलर और एंटीबायोटिक्स होते हैं वो हमारे गट के बैक्टीरिया को ऑल्टर कर देते हैं। तो जो हमारे इंटेस्टाइन में जो नॉर्मल बैक्टीरिया उनको डैमेज पहुंचाते हैं और एबनॉर्मल बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो ये एक कारण बनता है आईबीएस का। सेकंड थिंग इज ये जो भी मेडिसिन होती है बेसिकली एंटी इन्फ्लामेटरी। ये जो इंटेस्टाइन का जो म्यूकोजा होता है उसको डैमेज करती है। तो जब म्यूकोजा डैमेज होता है तो इंटेस्टाइन के जो कंटेंट है वो माइक्रोब्स जो भी नॉर्मल माइक्रोब्स या एबनॉर्मल माइक्रोब्स जो इकट्ठे हो गए वो फिर हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाने लगते हैं और फिर वो हमारे लिए इन्फ्लेमेशन और अदर इश्यूज करते हैं। तो बेसिकली दो चीजें हैं, एक तो इंटेस्टाइन की परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है इन मेडिसिन से और टॉक्सिन्स जो बैक्टीरिया जो टॉक्सिन्स बनाते हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर होते हैं। सेकेंड थिंग है कि वो इंटेस्टाइन के जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं वो लॉस होके एबनॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं और जो ये एबनॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे इंटेस्टाइन में जो भी फूड प्रोडक्ट का मेटाबॉलिज्म है उसको अफेक्ट करते हैं। जैसे कि उसको फर्मेंट कर देते हैं तो जिससे और ज्यादा बॉवल में इंटेस्टाइन में गैसेस इकट्ठी होती है जिससे पेट में डिस्कम्फर्ट, पेट में भारीपन, पेट में दर्द सा महसूस होता ओके। तो अगर ये जो एनएसएआईड्स जो मेडिसिन है, जो अपने जो गट माइक्रोबियल फ्लोरा है या जो अच्छे बैक्टीरिया है या बुरे बैक्टीरिया है, उनका बैलेंस को इम्बैलेंस करते हैं। तो ऐसा कोई होम रेमेडीज होते हैं जैसे कि कभी-कभार ऐसा बोला जाता है कि अगर आप हर रोज़ सुबह उठ के 1 कटोरी दही खा लें, तो आपके बैक्टीरियल बैलेंस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसा कोई आपको लगता है कि एक फैक्टर हो सकता है कि जो अगर कोई बंदा या पर्सन एनएसएआईड्स या पेन किलर मेडिसिन ले रहा है, उनको अगर साथ में कोई दही या ऐसा कुछ खाने की वजह से आईबीएस होने के चांसेस कम हो सकते हैं? बेसिकली सबसे पहली बात है एनएसएआईडी में तो पैरासिटामोल के अलावा जो भी एनएसएआईडी है वो बिना एनएसएआईडी मतलब पेन किलर जो भी है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना है। सेकेंड थिंग इज कर्ड। जो कर्ड होता है इट इज वेरी रिच इन प्रोबायोटिक और हमारे लिए इजीली अवेलेबल और मोस्ट कॉमन और सबसे इजीली अवेलेबल जो हमारी चीज है वो कर्ड है हमारे लिए। बाकी अदर थिंग्स है जैसे कि जो भी फर्मेंटेशन से बनती है जैसे कांजीवड़ा में जो कांजी बनती है या फिर सोरक्राट जो बनता है, जो भी फर्मेंटेशन करके हम जो भी चीजें बनाते हैं उन सब में जनरली बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और दूसरी बात ये जैसे खमन उठाई हुई चीजें होती है जैसे इडली, डोसा, ये सब भी फर्मेंटेशन सूजी डाल के फर्मेंट करके बनाया जाता है। तो ये भी गट हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। ओके। ये पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में आपने बताया था कि आईबीएस का जो हिंदी वर्ज़न है उसका नाम कुछ चिड़चिड़ापन जैसा आपने कुछ वर्ड बोला था। तो मुझे आपके माध्यम से ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है या क्या ऐसा कोई चीज़ है कि यूजुअली हमने देखा है कि अगर हमारा पेट खराब होता है तो हमारा दिन खराब होता है। क्योंकि हमारा दिन इसलिए खराब होता है क्योंकि हमारा मूड नहीं होता, हमारी मेंटल स्टेट प्रॉपर नहीं होती है। तो क्या अपनी ये जो आईबीएस बीमारी है, वो अपने मूड को या मेंटल स्टेट को अफ़ेक्ट करती है? या दोनों में कोई रिलेशन अगर रिलेशन है, तो किस तरीके से ये रिलेटेड है और किस तरीके से आप उसको देखते हैं? बेसिकली इसे हम चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम कहते हैं। तो बेसिकली एक आजकल एक कॉन्सेप्ट है ब्रेन गट एक्सिस। तो जो ब्रेन होती है और जो इंटेस्टाइन होती है वो आपस में कम्युनिकेट करती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जितने न्यूरॉन्स ब्रेन में है उससे ज्यादा या उतने ही न्यूरॉन्स हमारे इंटेस्टाइन, स्टमक और पूरे जीआईटी ट्रैक्ट में है। तो बेसिकली इट इज अ सेकंड नर्वस सिस्टम विच वी हैव इन आवर स्टमक, जिसे हम एंटरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, जी माने कि पेट का नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली क्या होता है ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ब्रेन में और जो पेट का नर्वस सिस्टम है जिसको हम एंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, इनके बीच में क्रॉस टॉक होती है। बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल्स होते हैं जो कि गट की इंफॉर्मेशन ब्रेन में ले जाते हैं और ब्रेन से जो भी रिस्पॉन्स है वो गट की तरफ लाते हैं। बेसिकली वेगस नर्व का इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बेसिकली होता क्या है जैसे जब भी हमें कोई स्ट्रेस है, हमें कोई चिंता है, तो हमारे ब्रेन में एक ऑर्गन होता है हाइपोथैलेमस जो कि हमारे हार्मोन बनाता है। तो वो एक हार्मोन रिलीज करता है कॉर्टिसोल रिलीजिंग फैक्टर, जो कि हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्शन करता है और कॉर्टिसोल रिलीज होता है। अब ये कॉर्टिसोल क्या है? बेसिकली कॉर्टिसोल है स्टीरॉयड हार्मोन। जो स्टीरॉयड
हार्मोन होता है, उसे हम कहते हैं कॉर्टिसोल। स्टीरॉयड आप लोग जानते होंगे कि जनरली जो जिम जाने वाले जो मिसयूज करते हैं स्टीरॉयड, तो बेसिकली स्टीरॉयड क्या करता है, ये इंटेस्टाइन की गति को स्लो कर देता है। जो इंटेस्टाइन के जो एंजाइम बनते हैं खाना पचाने के, उन सब का मूवमेंट ऑल्टर कर देता है और इंटेस्टाइन का इवन ब्लड फ्लो ऑल्टर कर देता है। तो इसकी वजह से जब भी हम कोई स्ट्रेस में होते हैं, चिंता में होते हैं, हमारा बाउल्स मूवमेंट्स, हमारे स्टूल की कंसिस्टेंसी, स्टूल की फ्रीक्वेंसी, सब कुछ चेंज होने लगता है और हमें पेट में डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। और इसके रेसिप्रोकल में, तो ये जो भी केमिकल्स हमारी इंटेस्टाइन से जो भी टॉक्सिन्स और ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं, ब्रेन पे जाके असर डालते हैं, उससे हमें जब भी पेट में कोई इन्फेक्शन होता है या समस्या होती है, तो हमें उल्टी का मन होना, नींद ना आना, परेशानी होना, मूड चेंज होना, ये सब एक चीजें, ये सब कॉमन होती है। तो इसे हम ब्रेन गट एक्सिस कहते हैं। तो ये जो कनेक्शन है, इसके बीच में समस्या से भी आईबीएस हो सकता है। ओके, तो ये जो आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, दैट इज लीडिंग मी टू द अनदर क्वेश्चन कि अगर ब्रेन की वजह से भी आईबीएस हो सकता है, और हम लोगों ने फैक्टर डिस्कस किए कि फूड की वजह से, मेडिसिन की वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, या अदर थेरेपी की वजह से भी आईबीएस होने के चांसेस हैं। तो मेरा अगला सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय या कोई स्टूडेंट बहुत ही स्ट्रेस में है बिकॉज ऑफ हिज वर्क और स्टडी या एग्जाम की वजह से, और एक्सटेंसिव स्टडी या एक्सटेंसिव वर्क की वजह से वो स्ट्रेस ले रहे हैं, और स्ट्रेस की वजह से ये आईबीएस होने के चांसेस हैं, अगर हैं तो कितने हैं, और आप ऐसे पेशेंट्स को अपने रूटीन प्रैक्टिस में कैसे दिखते हैं? तो बेसिकली देखो, जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जनरली ऐसे लोगों का पर्सनैलिटी भी इरिटेबल होती है। बेसिकली दे आर एंग्शियस, दे आर वरीड, दे आर स्ट्रेस्ड आउट। तो बेसिकली इन सब चीजों से जो मैंने आपको बताया, कोर्टिसोल रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होता है, फिर बॉडी में स्टीरॉइड्स बढ़ते हैं। स्टीरॉइड्स फ्लाइट और फाइट हार्मोन होते हैं। तो फिर उसी हिसाब से हमारा रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, कि बेसिकली एंग्शियस, एजिटेटेड, स्ट्रेस्ड आउट। तो इसका ये सॉल्यूशन है कि माइंडफुल काउंसलिंग की जाए, मेडिटेशन की जाए, थोड़ा स्ट्रेस से अपने आप को दूर रखा जाए, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी की जाए। तो इन सब चीजों से जो स्ट्रेस की वजह से कोर्टिसोल रिलीजिंग फैक्टर रिलीज हो रहा है और बॉडी में स्टीरॉयड के लेवल्स बढ़ रहे हैं, वो सब कंट्रोल में आ सकते हैं। तो स्ट्रेस एक इम्पोर्टेंट कारण है आईबीएस का। ओके, जैसे कि आपने स्ट्रेस का रीजन बताया कि इम्पोर्टेंट कारण है, और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं, कौन कौन से कॉजेस है, और किस तरीके से आईबीएस लाइक आइडेंटिफाई होता है, और कौन कौन से हमारे अलार्मिंग साइंस हैं। अगर हम लोग थेरापी के बारे में बात करें कि कोई पेशेंट आता है, तो उसके लिए कौन कौन सी थेरापीज अवेलेबल हैं, और अगर आप कोई पेशेंट आते हो तो कहाँ से स्टार्ट करते हो, आपका फर्स्ट अप्रोच क्या होता है पेशेंट्स को देख के कि उनको लाइफस्टाइल चेंजेस सजेस्ट करने हैं, मेडिसिन थेरेपी क्या है, तो आपके एक्शन प्लान क्या होते हैं अगर पेशेंट्स कोई आता है, उसको आईबीएस डायग्नोस होता है उसके बाद? बेसिकली इंडियन सिनेरियो में जब तक पेशेंट हमारे पास आता है, वो काफी एंग्शियस हो चुका होता है। वो कई बिफोर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास आने से पहले वो फिजिशियन को, गांव में रूरल प्रैक्टिशनर को दिखा चुका होता है, फैमिली में 10 लोगों से बात कर चुका होता है, गूगल में इसमें सर्च कर चुका होता है। तो सबसे पहले तो हमें पेशेंट को रीअश्योर करना होता है, हिस्ट्री क्लियर लेते हैं, जिससे हमें क्लियर होता है कि हाँ, ये मोस्ट लाइकली आईबीएस। तो सबसे पहले तो हम पेशेंट को रीअश्योर करते हैं कि दिस डिजीज कैन बी मैनेज, कैन इवन बी क्योर्ड। ऑल्दो इट समय लगेगा इसको ठीक होने में, पर इसको ठीक किया जा सकता है और सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। सेकंड थिंग इज, कई बार पेशेंट बहुत ज्यादा वरीड होते हैं कि सर कहीं हमें ये बीमारी तो नहीं है, कहीं हमें अल्सर तो नहीं है। तो फिर मैं जनरली रूटीन ब्लड टेस्ट जरूर करवा लेता हूँ, सीबीसी, थायराइड, ब्लड शुगर, सीआरपी। तो ये सब हम चेक कर लेते हैं, रूटीन टेस्ट। और जनरली रूटीन टेस्ट नॉर्मल ही होते हैं। बट जब ये टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो पेशेंट रीअश्योर हो जाता है कि हाँ, मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट थिंग इज रीअश्योरेंस। सेकंड, फिर हम जाते हैं डाइटरी काउंसलिंग की तरफ जाते हैं, कि हम वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कि क्या चीज से दिक्कत हो रही है, कि घर में जो पानी का सोर्स है, पानी का सोर्स क्या है। अगर पानी का सोर्स खराब है, तो फिर मैं एडवाइस करता हूँ कि पानी उबाल के पिएं या आरओ फिल्टर का उपयोग करें, यूज करें। सेकंड थिंग है, फिर हम जाते हैं डाइटरी फैक्टर्स पे, जैसे कि दूध और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क। ये सब आईबीएस के सिम्टम्स बढ़ा सकते हैं। और कुछ पेशेंट्स के लिए कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर्स होते हैं, जो कि कई पेशेंट बता देते हैं कि हम ये पर्टिकुलर चीज खाते हैं, फिर हमें दिक्कत होती है। पाइनएप्पल का बताता है कोई,
कोई पत्ते वाली सब्जी का बताता है, कोई मिल्क प्रोडक्ट का बताता है, कोई व्हीट का बताता है। तो सबसे पहले तो हम उसको जिस फूड प्रोडक्ट से सिम्पटम बढ़ रहे हैं, वो फूड प्रोडक्ट बंद करने की सलाह देते हैं। और पानी का सोर्स और फूड का कंटेमिनेशन कि बेसिकली साफ सफ साफ खाना खाए, ये एडवाइस देते हैं और घर का खाना प्रेफ़र करें, बाहर का कम। सेकंड थिंग इज़ आजकल लो FODMAP डाइट का एक फैशन है। तो बेसिकली ट्रेंड है। तो बेसिकली लो FODMAP डाइट होती है, जिसके अंदर कुछ चीज़ें हम मना करते हैं पेशेंट को, क्योंकि जो फूड प्रोडक्ट FODMAP में हाई होते हैं, जैसे कि एप्पल, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जैसे कि ऑनियन, जैसे कि मिल्क। बेसिकली इन चीज़ों में कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन में जाते हैं, फिर उनको बैक्टीरिया डिग्रेड करते हैं, तो एब्नॉर्मल गैसेस बनती है और वो आईबीएस करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम पेशेंट की बंद करवाते हैं। उसके बाद हम पेशेंट के एडिक्शन क्या-क्या एडिक्शन है, वो बंद करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे टोबैको का यूज़ कॉमन है, अल्कोहल का यूज़ है, स्मोकिंग का यूज़ है। उसके बाद फिर हम उसकी दूसरी मेडिकेशन हिस्ट्री सर्च करते हैं कि पेन किलर कौन-सी चल रही है, अगर चल रही है तो क्यों चल रही है, क्या उसको चेंज किया जा सकता है, क्या उसको बंद किया जा सकता है। और जनरली हम पैरासिटामोल या ट्रामाडोल के अलावा कोई भी पेन किलर जनरली हम गैस्ट्रो में मना करते हैं पेशेंट को लेने से। एक बार मेडिक डाइट का हो गया, मेडिकेशन का हो गया, फिर हम उसकी काउंसलिंग करते हैं कि कुछ मेडिटेशन करे, कुछ एक्सरसाइज करे, कोई जिम-विम करे, कोई ग्रुप एक्टिविटी जॉइन करे या फिर कुछ ना कुछ जैसे इवन भजन, पूजा ये सब भी कर सकता है, रेकी कुछ बेसिकली ऑल दीज़ थिंग्स टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम हिज़ स्ट्रेसफुल डेली लाइफ। उसके बाद हम मेडिकेशंस की तरफ मूव करते हैं। जनरली शुरू में कई बार हम एक नॉन एब्ज़ॉर्बेबल एंटीबायोटिक होती है रिफॉक्सिमिन, वो भी देते हैं ताकि इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया को ठीक किया जा सके, एबनॉर्मल बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जा सके। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम एंटीबायोटिक का भी यूज़ करते हैं, स्पेशली पोस्ट इन्फेक्शियस आईबीएस में। उसके बाद सिम्पटम के अनुसार हम मेडिसिन देते हैं। जैसे पेशेंट को कब्जी है, तो कब्जी दूर करने के लिए फाइबर्स आते हैं, सिरप्स आते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कब्जी की सीवियरिटी के अनुसार हम उसके लिए मेडिकेशन देते हैं। अगर पेशेंट को पेन एब्डोमेन हो रहा है, तो पेन एब्डोमेन कम करने वाली मेडिकेशंस देते हैं, जैसे कि ड्रोटावेरिन, डायसाइक्लोमिन, जिससे कि या मेबेवरिन, जिससे कि पेट में दर्द मरोड़ कम हो। उसके बाद हम पेशेंट को जनरली आईबीएस विल रिक्वायर सम एंग्ज़ायटिक, सम एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन, तो उसका भी हम यूज़ करते हैं एंड दीज़ मेडिकेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम। 3 से 6 महीने के लिए हम देते हैं, क्योंकि जनरली अगर आईबीएस का ट्रीटमेंट जल्दी बंद कर दिया जाए विदिन 1 मंथ या 15 डेज़, तो सिम्पटम्स वापस आ जाते हैं। तो मेन स्टे हमारा रहता है कि हम ये जो एंग्ज़ायटिक या एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंग्ज़ायटी मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं आईबीएस के मैनेजमेंट। ओके, तो काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है, आइडेंटिफिकेशन, फिर फूड हो गया, वाटर हो गया, एडिक्शन हो गया, उसके बाद मेडिकेशन हो गया, फिर आपने कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट थेरेपी भी सजेस्ट की और बाद में पेशेंट्स के सिम्पटम्स या उसके कैरेक्टर्स के हिसाब से मेडिकेशंस, रिफॉक्सिमिन और एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी आपने सजेस्ट की। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि किसी भी एक्सट्रीम केस पे आईबीएस के पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत होती है या नहीं होती है? नहीं, आईबीएस के पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बात कर ली कि कोई ऑर्गेनिक या स्ट्रक्चरल डिज़ीज़ नहीं, तो सर्जरी की तो कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं। ओके, अगर हम लोग उसके दूसरे एंगल से देखें, जैसे हमने बताया था कि ब्रेन और गट का जो कोरिलेशन है, उसके हिसाब से जैसे आपने कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ सजेशन दिए, जहाँ पे पेशेंट्स मेडिटेशन, कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ या भजन कीर्तन कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे एक्सट्रीम केसेस भी होते हैं, जहाँ पे आपको पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए भेजना पड़ रहा हो और उसकी वजह से उनके आईबीएस के सिम्पटम्स में सुधार आ रहा है। ऐसा कोई पेशेंट्स आप देखते हैं आपके रूटीन लाइफ में? क्या ये अप्रोच सही हो सकता है किसी पेशेंट्स के लिए? बेसिकली कई बार क्या होता है आईबीएस के पेशेंट होते हैं, बहुत सारी घर की या पर्सनल समस्या होती है, वो पहली बार में हमें बताते नहीं। फिर हम जब 2 बार, 3 बार जब पेशेंट को सिम्पटम में इम्प्रूवमेंट होने लगता है, पेशेंट को लगता है कि जो एडवाइस दी है इट इज़ वर्किंग ऑन मी, पेशेंट को थोड़ा आप में कॉन्फिडेंस आता है। फिर वो घर की समस्या या कुछ ना कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट या कुछ ना कुछ पेशेंट हमेशा शेयर करता है। कई पेशेंट हमारे साथ ये ट्रॉमेटिक इवेंट शेयर करते हैं। जैसे कोई फीमेल पेशेंट है, तो आफ्टर 2 टू 3 और 4 विजिट्स दे टेल कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, उसके बाद से उनको दिक्कत हुई। कोई भी मेल मेंबर है, तो कहता है कि कोई मैरिटल डिस्कॉर्ड हुआ था
या कोई बच्चा बीमार हो गया था या पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो ये सब फैक्टर्स कॉमनली होते हैं। ऑल्दो पेशेंट शुरू-शुरू में पेशेंट ये बताने में शर्माता है या बता नहीं पाता, पर जैसे-जैसे विश्वास हम जीतते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें पेशेंट का ट्रस्ट जीतना होता है, उसके साथ रेपो बनानी होती है। एक बार वो बनती है तो फिर हमारे सजेशन, हमारी मेडिकेशन सब कुछ बहुत अच्छा काम करती है पेशेंट के। और इवन हमें कई बार साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेनी ही पड़ती है, कि जैसे कई बार आईबीएस इतना सीवियर हो जाता है कि पेशेंट डेवलप सुसाइडल टेंडेंसी। वो सोचते हैं कि ओह! अब मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं नौकरी पे नहीं जा पा रहा हूँ। जैसे इंडिया में कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी है, वैसे ही वो ओवरबर्डन्ड होता है। फिर वो दिन में 5, 6, 7 बार, 8 बार स्टूल में चला जाए, टॉयलेट में बैठ जाए, तो फिर उसको उसका मैनेजर इश्यू करेगा कि आप बार-बार आप यू डोंट वांट टू वर्क, बेसिकली आप कामचोरी कर रहे हो। या फिर छुट्टी लेनी होगी तो छुट्टी में भी हमारे इंडिया में तो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी के लिए लीव लेना भी एक बहुत बड़ा जंग लड़ने के समान होता है। कई हॉस्पिटल माँगते हैं कि आप ऑफ़िस माँगते हैं कि आप हमें एब्नॉर्मल रिपोर्ट दो। तो अब एब्नॉर्मल तो कुछ होते फंक्शनल डिसऑर्डर है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल होती है। दूसरी बात, कई बार ओवरवर्क होते हैं, जैसे बैंक एम्प्लॉयी है, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है, तो तब उनको लीव मिलना मुश्किल है। या फिर उनके हर चीज़ को आज इंडिया में हर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी को एकदम एक बॉन्डेड लेबर की तरह ही देखने की प्रैक्टिस हो गई है। तो उस चक्कर में उनकी फंक्शनल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत सफ़र करती है। ओके। सो जैसे कि आपने बताया कि आप काउंसलिंग भी करते हो, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और आपको ज़रूरत पड़ती है, तो आप साइकियाट्रिस्ट की भी हेल्प लेते हो और इन द एक्सट्रीम सिचुएशन। सो अब हम लोगों ने ना कुछ कभी-कभार ऐसा कुछ सुनने में आता है या व्हाट्सएप मैसेज या गूगल से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आईबीएस के पेशेंट्स को इधर कोलोनिक हाइड्रोथेरेपी या एक्यूपंक्चर के थ्रू भी ट्रीट किया जाता है। ये कितना सही है, कितना गलत है, वो आपसे हम लोग जानना चाहेंगे कि अ, ये कितना इफेक्टिव होता है या नहीं होता है? बेसिकली मोस्ट ऑफ दीज़ ये जो भी ज़्यादातर चीज़ें हैं जैसे कि कोलोनिक हाइड्रोथेरेपी, इसका तो कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, आज तक कोई स्टडी नहीं हुई। दूसरी बात, कोलोनिक हाइड्रोथेरेपी में अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन्फ्यूज़ किया जाएगा तो इंटेस्टाइन के फटने की भी रिस्क रहती है। सो हो सकता है पेशेंट छोटी प्रॉब्लम लेके आए और बड़ी प्रॉब्लम लेके आए। एक्यूप्रेशर में तो फिर भी कम इश्यू है, इसकी भी कुछ स्टडीज़ भी है, बट कुछ लोग एक्यूपंक्चर करवाते हैं, तो अब उसमें एक्यूपंक्चर में अगर नीडल पहले से यूज़ की हुई है तो हेपेटाइटिस बी, वायरल इन्फेक्शन, इन सब की रिस्क बढ़ती है। तो बेसिकली मेडिटेशन, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बाय साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट, और ये जो मैंने आपको बोला ग्रुप एक्टिविटी, एक्सरसाइज़, ये सब चीज़ें करके सिम्पटम कंट्रोल करने चाहिए। ये सब चीज़ें अपने किसी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही करें, क्योंकि अभी ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि इन चीज़ों से कोई फ़ायदा होता है, बल्कि नुकसान भी हो सकता है इससे। ओके। और ऐसा कोई लिमिटेशंस होती है कि जैसे कि आपने अल्टरनेटिव थेरेपी बताई, जैसे हुँ, कि कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ या कोई मेडिटेशन है एक्सरसाइज़ हो कि गई, स्विमिंग हो गई, जिमिंग हो गई। तो उसको भी कोई कुछ लिमिटेशंस के दायरे में रख के करना पड़ता है या किसी एक्सपर्ट की सलाह के साथ में करना पड़ता है कि ये वो डायरेक्टली डॉक्टर या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं और उसका शेड्यूल फ्रेम कर सकते हैं? देखो लाइट फिजिकल एक्टिविटी, बस इसका यही है कि धीरे-धीरे ग्रेजुअली करें। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही 10 किलोमीटर भागना है हमें, पहले दिन ही पूरा एकदम 100 किलो वज़न उठा लिए। तो जो भी है लाइट फिजिकल एक्टिविटी तो आप बिना सुपरविज़न भी शुरू कर सकते हैं। अब जैसे आप जिम-विम जा रहे हैं, ये सब हेवी एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, तो इसमें जनरली कोई ट्रेनर या कोई सुपरविज़न में होना ज़रूरी है, और धीरे-धीरे ग्रेजुअली बढ़ाया जाता है इनको। एक साथ बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ नहीं करनी है। सेकंड थिंग ये ध्यान रखना है, खाना खाने के बाद एक्सरसाइज़ अवॉइड करें, क्योंकि अगर खाना खाने के बाद एक्सरसाइज़ करेंगे, तो हो सकता है कि खाना ऊपर आए, उल्टी की सेंसेशन हो, पेट में दर्द हो। दूसरी चीज़ ये है कि जब जैसे जिम या कहीं भी जा रहे हैं, तो पानी अपना आरओ का या घर से या मिनरल वाटर या घर से जो भी वहाँ इनटेक यूज़ कर रहे हैं हम चीज़ें, उसका बहुत ध्यान रखना है कि हम वहाँ क्या पानी पी रहे हैं। सेकंड थिंग इज़ कि कोई भी प्रोटीन पाउडर या कोई भी यूज़ करने से पहले अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और इससे डिस्कस कर सकते हैं आप, कि क्या ये मेरे लिए सेफ है? क्या ये मेरे सिम्पटम को बढ़ाएगा क्या? सेकंड थिंग इज़ जो भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और इन सब को अवॉइड करना है। और जनरली एक्सरसाइज़ शुरू करने में तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आईबीएस तो बेसिकली एक फंक्शनल डिज़ीज़, इट्स नॉट अ ऑर्गेनिक डिज़ीज़। तो कोई फिजिकल एक्टिविटी से आईबीएस पे मतलब बढ़ना इज़ वेरी अनलाइकली। ओके। तो मुझे सिर्फ़ एक ये जानना चाहता था मैं कि
जैसे आप काफ़ी साल से आईबीएस के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है और ये सिर्फ मेडिकली ट्रीट नहीं होता है, अपार्ट फ्रॉम मेडिकल साइकोथेरेपी, एक्सरसाइज एंड food, diet, and everything. There are many factors that a patient can consider for the treatment. So आपको आपके थ्रू मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी कोई ऐप या कोई वेब प्लेटफॉर्म या ऐसी कोई वेबसाइट है जो पेशेंट्स रिफर कर सके उनकी डे टू डे लाइफ में, जहाँ से उनको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन बहुत ही साइंटिफिक बैकअप के साथ मिल पाए और जो जहाँ से वो इंफॉर्मेशन लेते हैं वो बिना झिझक उनकी रेगुलर डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके उनकी जो रूटीन लाइफ है आईबीएस के डिसीज के साथ, वो रेगुलर लाइफ बहुत ही अच्छे वे में एग्जीक्यूट कर पाए। तो ऐसा कोई ऐप या वेब प्लेटफॉर्म है तो कुड यू प्लीज सजेस्ट? जनरली 3 टाइप की होती है। एक ऐप होती है जो कि सिम्पटम या फूड डायरी को मॉनिटर करती है। कुछ ऐप होती है जो ब्रेन गट एक्सिस पे काम करती है और कुछ ऐप होती है जो डाइट में पेशेंट की हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम सिम्पटम और फूड ट्रिगर आइडेंटिफाई करने वाली ऐप की बात करते हैं। इसमें से एक ऐप है बोवेल ऐप, माय सिम्पटम फूड डायरी ऐप है, एक फूडी ऐप है और एक ये सो ऐप हो गई सिम्पटम ट्रैक करने के लिए। दूसरी बात डाइट के लिए मोनाश यूनिवर्सिटी फॉडमैप डाइट की एक ऐप है। एक फॉडमैप डाइट की ऐप है। जो ब्रेन गट एक्सिस पे काम करती है उसमें नर्वा नाम की ऐप है। ये तो कुछ मेजर ऐप्स हैं जो कि आईबीएस में पेशेंट यूज़ कर सकता है। ओके, सो हमारे ऑडियंस के लिए ये सारी ऐप की लिंक हम लोग जो यूजफुल है, जो जो अप्रूव्ड है और जो ऑथेंटिक है, वी विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो सो दैट दे कैन डाउनलोड एंड दे कैन यूज इट इन द रेगुलर रूटीन लाइफ। मेरा एक क्वेश्चन ये था, क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे थे आईबीएस के बारे में, तो आपने बताया कि आईबीएस के भी कुछ टाइप थे, कुछ आईबीएस डी। तो मुझे ये जानना था कि आईबीएस के कितने-कितने अलग-अलग टाइप्स होते हैं और हाउ दे आर डिफर एंड उसको मैनेज या ट्रीट करने के लिए आप क्या एक्शन प्लान बनाते हो? बेसिकली आईबीएस 4 टाइप के डिफाइन किए गए हैं। पहला है आईबीएस डायरिया। सो बेसिकली आईबीएस डायरिया हम तब कहते हैं जब 25% से ज़्यादा स्टूल्स लिक्विड हो या इल फॉर्म्ड हो या सेमी सॉलिड हो। आईबीएस कॉन्स्टिपेशन को हम कहते हैं आईबीएस सी। इसके लिए मोर देन 25% ऑफ द टाइम स्टूल शुड बी हार्ड, पैलेट लाइक। ये तो हो गया आईबीएस सी। एक होता है आईबीएस मिक्स। उसमें कभी पेशेंट को डायरिया होता है, कभी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है, अराउंड 10% में होता है आईबीएस मिक्स। और एक और टाइप होता है आईबीएस अनक्लासिफाइड। बेसिकली आईबीएस अनक्लासिफाइड में होता क्या है कि पेट में दर्द या डिस्कम्फर्ट होता है, स्टूल के साथ एसोसिएटेड होता है, पर ना तो डायरिया होता है ना तो कॉन्स्टिपेशन होता है। तो बेसिकली 4 टाइप के आईबीएस होते हैं। अब इसमें बेसिकली आईबीएस सारे टाइप के आईबीएस में एक तो पेन कंट्रोल के लिए जो मेडिकेशन देनी है वो तो लगभग सेम रहती है। जैसे कि ड्रोटावेरिन जो कि मसल रिलैक्सेंट होते हैं, जो कि मल्टीपल तरीके के आते हैं। अब आईबीएस डी है तो उसमें हम ऐसी मेडिसिन्स देते हैं जो कि स्टूल्स को कम करें। जैसे कि जैसे कि आईबी सेट करके रेमोसिट्रॉन करके मेडिसिन आती है। इवन एंटी डिप्रेसेंट में आल्सो हेल्प इन आईबीएस डी। आईबीएस सी होता है तो उसमें बेसिकली हम फाइबर देते हैं, लैक्सेटिव्स देते हैं या फिर गट मोटिलिटी बढ़ाने वाली मेडिसिन्स देते हैं। जो आईबीएस एम और आईबीएस अनक्लासिफाइड है, तो बेसिकली इनमें हम एंटी स्पाज्मोडिक देते हैं अलोंग विथ एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी और बेसिकली मेडिसिन्स जो ब्रेन पे काम कर रही है उन मेडिसिन्स के साथ। तो ये मेन रहता है। अब इसमें ये है कि आईबीएस डायरिया में थोड़ा बहुत रिफाक्सिमीन जो कि नॉन एब्ज़ॉर्बेबल एंटीबायोटिक होती है, उसका थोड़ा बहुत रोल होता है। बाकी तीनों आईबीएस में उसका रोल कम होता है। तो इन 4 टाइप के आईबीएस हैं डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट सिम्पटम्स, उसी हिसाब से हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। ओके, ये सिम्पटम्स के रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था कि काफ़ी सारे पेशेंट्स को ना ये कंप्लेन होती है कि व्हेनेवर दे गो फॉर स्टूल, सो दे सी समटाइम ब्लड इन देयर स्टूल। सो क्या ये एक ट्रिगर या अलार्मिंग सिम्पटम हो सकता है आईबीएस पेशेंट के लिए? स्टूल में ब्लड या पस आना एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिम्पटम है और ऐसे पेशेंट को हम जनरली आईबीएस नहीं मानते। उसको फिर हम डिटेल में इवैल्यूएट करते हैं कंप्लीटली और मोस्ट लाइकली इसमें कोई ऑर्गेनिक डिजीज़ होती, जैसे कि हेमोरॉइड्स या फिशर्स हो। ओके। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की आईबीएस के टाइप्स के बारे में, आईबीएस के डायग्नोसिस के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में और सम बिहेवियरल और अल्टरनेटिव थेरेपी के बारे में। सो कभी-कभार क्या होता है, अगर पेशेंट ये सारी इन्फॉर्मेशन जब सीख लेता है या जान लेता है, तब उनको ना एक और एक्स्ट्रा लेयर ऑफ स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि उनको ऑलरेडी स्ट्रेस तो है बिकॉज़ ऑफ आईबीएस,
लेकिन ये इन्फॉर्मेशन के थ्रू उनको लगता है कि ही इज सफरिंग थ्रू मेनी थिंग्स और देयर आर मेनी थिंग्स गेटिंग इम्बैलेंस इन हिज बॉडी और हर बॉडी। सो ऐसे पेशेंट्स के लिए आपके लिए क्या कोई सजेशन है जो उसको उसके दिमाग में जो भी मिथ्स है उसको बंक बंक करे, या कोई आप सजेशंस या कुछ क्रक्स देना चाहें कि इवन तो उनको आईबीएस है लेकिन उसके साथ भी बहुत ही तंदुरुस्त और हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। भले ही वो टाइम ले, लेकिन टाइम के साथ आप इम्प्रूव होते रहते हैं और आप विदिन सम टाइम यू कैन गेट कंप्लीटली रिड ऑफ इट। सो ऐसा कोई आपके एंड से कुछ क्रक्स दे पाएँ तो दैट वुड बी बेटर। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि पहले आप अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको रीअश्योर किया जाता है, आपको वो बात समझनी है कि आपको सिम्पटम्स हैं, आप परेशान हो, बिल्कुल एग्री करते हैं, लेकिन उसका कोई ऑर्गेनिक बेसिस नहीं। तो कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है आईबीएस में। पहली बात तो ये है कि कोई अनट्रीटेबल या अनकंट्रोलेबल डिज़ीज़ नहीं है। आईबीएस कैन बी ईज़िली मैनेज्ड और एंड पेशेंट्स कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड ग्रेजुअली हो सकता है आफ्टर सम मंथ्स इवन मेडिसिन्स में स्टॉप एंड इवन प्रिकॉशंस में हेल्प द पेशेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये डाइटरी एंड लाइफ़स्टाइल प्रिकॉशंस आर वेरी इम्पोर्टेंट कि हम बाहर का ना खाएँ, ज़्यादा ऑयली फ्राइड चीज़ ना खाएँ, कोई भी चीज़ ऐसी ना खाएँ जिसमें कंटेमिनेशन की संभावना हो सकती है, कोई एडिक्शन ना करें, कोई भी पेन किलर या एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए ना लें। सेकंड थिंग है हेल्दी लाइफ़ जिएँ, जैसे कि एक्सरसाइज़ करें या मेडिटेशन करें या कोई ग्रुप थेरेपी करें या इवन भजन, कीर्तन, नाम जाप जप नाम ये भी कर सकते हैं आप। तो बेसिकली मन को शांत करने वाली चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड थर्ड थिंग इज़ मेडिसिन्स अवेलेबल हैं एंड बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट पॉसिबल है आईबीएस का। तो मेरा तो यही सलाह है कि आईबीएस से घबराने की कोई बात नहीं है। पर सबसे ज़रूरी है आईबीएस पेशेंट को अलार्म सिम्पटम पता होने चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ हो तो उसे अर्जेंट डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए। ओके। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने बहुत ही सिंपल वे में हमारे ऑडियंस के लिए प्रेज़ेंट की है। अ, हमारे जो इंडियन पेशेंट्स या पॉपुलेशन होते हैं, तो उनके पास ना काफ़ी सारे आस-पास ऐसे लोग होते हैं, तो उनको सजेशन देते रहते हैं और जब भी पेट की बात आती है, तो उनके पास काफ़ी सारे नुस्खे होते हैं। तो अगर पेशेंट डॉक्टर के पास जा रहा है, रेगुलर मेडिसिन ले रहा है, तो और उसके साथ भी कोई ना कोई होम रेमेडीज़ देता है कि आप कायम चूर्ण ले लो, ये चूर्ण ले लो, वो चूर्ण ले लो। आप सुबह में उठ के वो तांबे में लो पानी भर के उसको लोटे में पानी भर के पियो। तो ऐसा कोई मेजर होम रेमेडीज़ है जो आप सजेस्ट करो कि उसको कंप्लीटली अवॉइड करो, तो पेशेंट्स की ट्रीटमेंट या आउटकम में कुछ ज़्यादा इश्यू ना आए? तो बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चूर्ण को अवॉइड करना। कुछ लोग कैस्टर ऑयल यूज़ करते हैं, कुछ लोग चूर्ण करते हैं, कायम चूर्ण, इन सब को अवॉइड करना ज़रूरी है। बेसिकली ये स्टिम्युलेंट लैक्सेटिव होते हैं। तो बेसिकली इंटेस्टाइन को शुरुआत में एक्टिव करते हैं, एकदम स्टूल आता है, एकदम पेशेंट को लगता है मुझे ठीक है। पर जब वो लंबे समय तक लेते हैं तो धीरे-धीरे जो कोलन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन हमारी होती है, उसकी नर्व्स डैमेज हो जाती है। उसे हम कहते हैं कैथार्टिक कोलन। और फिर ऐसे पेशेंट की कब्जी दूर करने में बहुत समस्या आती है, उसे लंबे समय तक मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये कायम चूर्ण या जो भी ये चूर्ण या बिसाकोडिल या डल्कोफ्लेक्स इनके आपको टीवी पे ऐड भी दिखने लगे हैं आजकल। तो ये सब चीज़ें नहीं लेनी है, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपकी बीमारी बढ़ सकती है और जो आईबीएस डेवलप भी हो सकती है आगे जाके। क्योंकि शुरू-शुरू में आदमी मोस्ट ऑफ द सिचुएशन मैंने ये देखी है कि हमारे यहाँ आदमी हर कोई मनचाहा स्टूल चाहना चाहता है, पाना चाहता है कि मुझे वैसा ही स्टूल आना चाहिए, मुझे उतना ही आना चाहिए, मुझे दिन में इतनी बार ही आना चाहिए। तो ये सब एक सबसे बड़ी चिंता का कारण यही है कि आदमी सेट करके बैठा है कि मेरे को स्टूल वैसा का वैसा चाहिए। तो उससे थोड़ा भी अगर ऑल्टर होता है तो फिर वो कायम चूर्ण और ये सब मेडिसिन्स यूज़ करना शुरू करता है, जो कि आगे जाके आईबीएस को जन्म देता है। तो होम रेमेडी मैं तो अवॉइड करूँगा। बेसिकली जो मैंने डाइटरी प्रिकॉशन बताई है कि दही और ये सब ज़्यादा खाएँ, दही हुआ, खमन हुआ, इडली हुआ, जो भी फर्मेंटेड चीज़ें हैं, उन सब का उपयोग ज़्यादा करें। वही और दूसरा सुबह उठते ही नाश्ता करें पानी पिएँ या नाश्ता करें क्योंकि जब भी हम कुछ सुबह-सुबह पानी पीते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो उसके बाद हमारी इंटेस्टाइन का मूवमेंट बढ़ता है। उसको हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स कहते हैं। तो हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स को भी यूज़ कर सकते हैं आईबीएस कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट आईबीएस में। कि जैसे सुबह उठते ही लोग कहते हैं कि मैं 2 ग्लास पानी पीता हूँ या तांबे के लोटे में पानी पीता हूँ।
तो उन सब में कोई बुराई नहीं है, बल्कि वो अच्छा है। जैसे ही हम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पीते हैं, हमारा गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स एक्टिवेट होता है और फिर स्टूल आने में आसानी रहती है। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी पेन किलर या कोई भी एंटीबायोटिक भी लोग घर में बोलते हैं, ओफ्लॉक्स, ओज़ेड खा लो, मेट्रोजिल खा लो, या घर में जो दर्द की दवा है आइबुप्रोफेन खा लो, डाइक्लोफिनेक खा लो, तो ये सब नहीं खाना है। Okay, yes, that is true. So, to summarize कि IBS एक बीमारी है जो कोई फंक्शनल बीमारी नहीं, फंक्शनल बीमारी है, कोई आपकी बॉडी में कुछ डैमेज नहीं हुआ है, हुँ, वो ठीक हो सकती है। प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ हम लोग उसको मैनेज और ट्रीट कर सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, ये एक क्रोनिक बीमारी है जिसके लिए आपको ट्रीटमेंट भी शायद क्रोनिक लगेगी। ट्रीटमेंट के साथ-साथ आपको कुछ लाइफ़स्टाइल और आपकी फूड स्टाइल को भी थोड़ा बहुत चेंज करना है। और अंत में ये कहना चाहेंगे कि आप खुद डॉक्टर ना बने, हमारे पास हमारे कंट्री में ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, उनके पास जाएँ, उन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएँ और उनकी सलाह लें। उनकी सलाह के अनुसार आप आपके डाइट, मेडिसिन और प्लान को फॉलो करें। उसी के थ्रू आप आईबीएस होने के साथ-साथ भी हेल्थी लाइफ़स्टाइल और हेल्थी जीवन पाके आप अपनी रेगुलर रूटीन लाइफ़ को मैनेज कर सकते हैं। So, thank you so much, Dr. Shashank, for joining this podcast and sharing your valuable information and taking out your valuable time from your busy schedule. And thank you so much for sharing the details. तो हमारे पेशेंट्स के लिए और आम ऑडियंस के लिए वो आईबीएस के सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए, उनके लाइफस्टाइल मैनेज के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।